Hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So today we will discuss about the long answer type questions of the chapter 1 sets of the exemplar. Okay, so last class में हम लोगों ने लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक्सरसाइज के. आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे. ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं. सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी द सेट्स and then we have to show that A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C. So हमको ये वाला सेट इक्वल्स टू शो करना है इसके. तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, जब भी हम लोग को सेट्स पे इक्वालिटी शो करनी होती है तो हमको क्या करना होता है, ये वाला सेट हमारे पास इसके अंदर कंटेंट है और ये वाला सेट इसके अंदर कंटेंट है. ओके, तो हम वन बाय वन ये दोनों चीजें शो करेंगे. पहले क्या शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. अब क्या करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट एक्स, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठाएंगे इस सेट से और प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है. ओके, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. सो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए and x belongs to B union C. Okay, because there is intersection here. Intersection means A से भी belong करेगा और B union C से भी belong करेगा. Okay, so this implies x belongs to A and here we can see that x belongs to B union C means x belongs to B और x belongs to C, right? Because union में क्या होता है, किसी भी एक सेट से भी belong करता है तो भी चलता है हमको, right? So this is x belongs to A and x belongs to B, or I can say that x belongs to A and x belongs to C. तो अभी हमने क्या बोला कि x बिलोंग कर रहा है A में भी और C में भी, तो मतलब दोनों में बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स कि इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है. और सिमिलरली आई कैन से दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, राइट. अभी यहाँ पे आया और मीन्स इन दोनों, इन दो सेट्स का, दैट मीन्स इस सेट का और इस सेट का यूनियन हो जाएगा. सो आई कैन से दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. सो दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. So this is my first equation. Now I will show the other way around. That is, if x belongs to this, then x will also belongs to this set. Now we have to show that A intersection B union A intersection C is contained in A intersection B union C. Suppose मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट है x, या फिर x की जगह यहाँ कोई और एलिमेंट ले लेते हैं y. ओके, बिकॉज x हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाले पार्ट में ले लिया था. तो y belongs to A, this is A intersection B union x belongs to A intersection C. तो यहाँ से क्या मैं बोल सकती हूँ कि अब ये यूनियन में बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स y belongs to A intersection B और y belongs to A intersection C, राइट. सो अभी y A intersection B में बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि y belongs to A and y belongs to B, दोनों में कर रहा है. और I can say that y belongs to A and y belongs to C. Okay, so that means y belongs to A, यहाँ से तो कॉमन दोनों में बिलोंग कर ही रहा है. And I can say that y belongs to B और y belongs to C. Okay, so अभी मैंने बोला कि अगर और है तो मतलब दोनों सेट, मतलब किसी भी सेट में बिलोंग कर सकता है. तो y belongs to B यूनियन C. अब इसका मतलब क्या हुआ कि y A में भी बिलोंग कर रहा है, B यूनियन C में भी बिलोंग कर रहा है. तो मतलब A इंटरसेक्शन B यूनियन C में बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C कंटेंट किस में है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C में. तो यहाँ से मुझे सेकेंड इक्वेशन से मिल गया. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन से दैट A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C is equals to A intersection B union C. Okay, so this is all about my first question. तो जब भी सेट में करना हो तो हमें क्या करना है, बस कंटेनमेंट दिखाना है कि एक सेट दूसरे में कंटेन्ड है और दूसरा सेट पहले में कंटेन्ड है. ओके,
ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 passed in English, 12 passed in mathematics, 8 in science, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, 4 in all the three. We have to find how many passed in English and mathematics but not in science, how many passed in mathematics and science but not in English, how many passed in mathematics only, and how many passed in more than one subject only. Okay, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना हम लोगों को वेन डायग्राम बना लेना चाहिए, और जो भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है ना हम वेन डायग्राम में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सेट्स हो गए। ओके, एंड दिस इज माय यूनिवर्सल सेट। ओके, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। इसको मैं बोल रही हूँ इंग्लिश वाले बच्चे, यहाँ पे आएंगे मैथमेटिक्स वाले, और यहाँ पे साइंस वाले बच्चे। ओके, तो अब मुझे उसने बोला है कि टोटल 100 बच्चे हैं, मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो कितने हैं? 100 स्टूडेंट्स। ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो कितने पास हुए हैं? वो कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स। एन एम कितने हैं? मैथमेटिक्स वाले 12 बच्चे। एन एस यानी जो साइंस वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? 8 स्टूडेंट्स। सिमिलरली एन ई इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू 6 and n m intersection s is equals to 7, and number of students who passed in English and science are 4 students, and number of students who passed in all the subjects, all the subjects means सभी में पास होने चाहिए, वो कौन से हैं? 4 बच्चे हैं। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है? जो जो भी एलिमेंट्स है ना, मतलब हम लोगों को जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश दे रखे हैं, तो वो 15 है। तो 15 में क्या है? ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है, सो इंक्लूडिंग कॉमन वाला पार्ट ऑल्सो। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब इन सारे एलिमेंट्स को ना अलग अलग नाम दे देंगे। सपोज ए है, ये मेरा सपोज बी है, ये सपोज सी है, दिस इज माई डी, दिस इज माई ई पार्ट, एंड दिस इज माई एफ, एंड दिस इज जी। सो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इन सभी को निकालेंगे। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, जैसे मुझे पता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सब में, कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ई वाला पार्ट। ई मतलब कि वो वाले स्टूडेंट्स जो सभी में पास हुए हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो ई पार्ट है मेरा वो 4 है, बिकॉज ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वाले स्टूडेंट्स जो सब सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, और वो जो सभी सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो 4 है ना, तो इसका मतलब ई की जो वैल्यू है वो 4 है, राइट? सिमिलरली आई कैन से दैट एफ और ई। सो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या एफ और ई का जो सम है, एफ और ई बेसिकली है क्या? अगर मैं इसको देखूं डायग्राम में, एफ और ई है क्या? जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश और साइंस जो दोनों में पास हुए, कॉमन है ना इंग्लिश और साइंस वाले, तो एफ प्लस ई कितना है? इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश और साइंस ये वाला, दैट मीन्स 4 स्टूडेंट्स। सो क्या मैं बोल सकती हूँ एफ प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, अब मुझे क्या बोल, देखो मेरे पास एफ निकल चुका है, अब मुझे इसी तरीके से बी और ई का सम भी चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या बी और ई का जो सम है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स वाले कितने हैं? 6। तो क्या मैं लिख सकती हूँ बी प्लस ई इज इक्वल्स टू 6, एंड ई की जो वैल्यू है वो 4 है, तो आई कैन से दैट बी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, दैट इज 2। ओके, तो ये मेरे पास आ गई बी की वैल्यू। सिमिलरली ई प्लस डी, ई प्लस डी इज इक्वल्स टू, ई प्लस डी कितना होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। सो मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले कितने हैं? 7 लोग हैं टोटल। सो ये 7 हो गए, तो ई की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू हमको नहीं पता, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, राइट? तो ये तो हमारे पास कॉमन वैल्यू आ गई। अब बात आती है ए, सी और जी की। अच्छा, अब मुझे ए नहीं पता, बट मुझे ये तो पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में पास होने वाले कितने थे? ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, राइट? सो हमको ये पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश वो कितने थे? 15 लोग। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले कितने थे टोटल? ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, कितने हैं टोटल? 15।
अब मुझे ए की वैल्यू नहीं पता तो मैंने ए की वैल्यू को तो एज इट इज छोड़ दिया, बट मुझे बी ई एफ पता है ना। बी की वैल्यू कितनी है 2, ई की वैल्यू कितनी है 4 एंड एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ की वैल्यू इज 4, सॉरी 0, दिस इज 15. सो आई कैन से दैट वैल्यू ऑफ ए इज 15 माइनस 6. सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a is equals to 4 plus 5, that is 9. So the value of a is 9. Similarly, अब मुझे पता है कि number of students who passed in mathematics are 12 students. So I can say that nm is equals to 12. Okay, अब देखो जो m वाले बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं, c plus b plus e plus d, b c e d, b plus c plus d plus e is equals to 12. अब मुझे निकालना क्या एक्चुअली में, c निकालना है ना, बाकी सब वैल्यूज तो है ही मेरे पास. b की वैल्यू 2 है, c नहीं पता, d की वैल्यू 3 है और e की वैल्यू 4 है. तो मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना, 7 9, सो 12 माइनस 9 इज 3. ओके, सिमिलरली आई कैन से दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन साइंस, वो कितने थे हमारे पास, 8 बच्चे थे. तो ns को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एफ ई डी जी का सम, एफ डी जी का सम. सो दिस विल बी एफ प्लस ई, एफ प्लस ई, देन एफ ई प्लस डी जी प्लस डी प्लस जी. तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब तो दिया ही हुआ है. एफ की वैल्यू कितनी है 0, प्लस ई की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू 3 है और जी की वैल्यू हमको निकालनी है. तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस 7, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी इज 1. ओके, तो ये सब तो हमने एक बाय एक करके ना हमने सभी की वैल्यू निकाल ली कि भाई कितने एलिमेंट्स, मतलब इसको अगर हम अलग से रीड आउट करें ना तो इन सब चीजों का एक अलग मतलब निकल के आता है. क्या, अच्छा देखो, अगर मतलब मैं बोलूं, जस्ट अ मिनट, दिस इज माई ई, दिस इज माई डी. ओके, सो अब अगर मैं बोलती हूँ कि देखो इसी के हिसाब से करते हैं, हमने बोला है पहला क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, मतलब इंग्लिश और मैथमेटिक्स में हो सकते हैं बट साइंस में नहीं हो सकते. अच्छा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में होने वाले बच्चे तो ये है ना, राइट, ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स वाले हैं, बट उसने साथ में ये कंडीशन डाल दी कि साइंस का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए. तो हमें पता है कि इतना पार्ट तो साइंस वाला इंक्लूड हो रहा है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो साइंस का इंक्लूड हो रहा है ना. तो मतलब हमको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, राइट, क्योंकि इसके अंदर साइंस का एक भी पार्ट नहीं आ रहा. तो क्या मैं बोल सकती हूँ, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास हुए बट नॉट इन साइंस, वो कितने बच्चे हैं, वो बी वाला पार्ट है. और बी की वैल्यू कितनी थी पीछे से, 2 आई थी. तो दैट मीन्स वो 2 ही स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हुए बट नॉट इन साइंस. ओके, सो इसी तरीके से मैं अगले वाला पार्ट निकाल सकती हूँ, मैथमेटिक्स एंड साइंस में पास हुए बट नॉट इन इंग्लिश. अच्छा, मैथमेटिक्स और साइंस मतलब ये वाला पार्ट, बट नॉट इन इंग्लिश मतलब तो ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं कर सकती मैं, तो मतलब ओनली डी वाला पार्ट. तो क्या मैं सेकंड पार्ट के लिए लिख सकती हूँ, क्या क्या बोला है, मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश. सो वो कौन से वाला पार्ट था, डी पार्ट था, और डी की वैल्यू कितनी थी, 3 वैल्यू आई थी, राइट. अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ओनली. अब देखो ओनली का क्या मतलब हुआ, ये मैथमेटिक्स तो पता है लेकिन ये ओनली का क्या चक्कर है, ओनली मीन्स इसे ये पूरा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, राइट. तो इसके अंदर ऐसे भी पार्ट है जो कि इंग्लिश भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो साइंस भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो तीनों भी इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स वाला मतलब और कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो ओनली मैथमेटिक्स वाला तो ये वाला पार्ट होगा ना, ओनली मीन्स उसमें और मतलब और किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ. तो वो वाले एलिमेंट्स कितने हैं, सी वाला पार्ट, और सी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3. सो ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, सी, और जो की वैल्यू है 3 मेरे पास. अच्छा, अब फोर्थ में क्या बोल रहा है, इन मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन मतलब एक तो होना ही नहीं चाहिए. तो जितना भी ये ए वाला पार्ट और जी वाला पार्ट
और सी वाला पार्ट, ये तो ओनली वाला केस आता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट। बट हमको क्या चाहिए, मोर देन वन सब्जेक्ट। तो मोर देन वन में एफ भी आएगा क्योंकि ये दो में इंक्लूड है, डी भी आएगा क्योंकि ये एम और एस में इंक्लूड है, बी भी आएगा क्योंकि ये ई और एम में इंक्लूड है, और ई भी आएगा क्योंकि ये तीनों में इंक्लूड है। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ क्या, बी प्लस ई प्लस एफ प्लस डी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मोर देन वन सब्जेक्ट। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed in more than one subject, more than one subject are B plus E plus D plus F। और इनकी वैल्यूज क्या क्या थी, B की वैल्यू थी 2, देन E की वैल्यू जो तीनों में कॉमन था वो 4 था, और D की वैल्यू कितनी आई थी, D की वैल्यू इज 3 एंड F की वैल्यू इज 0। सो दिस विल बी 9। सो इस तरीके से मेरे पास आ गई सभी मोर देन वन सब्जेक्ट वाले। तो मुझे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में यही करना है, जिसमें भी ये तीन तीन सेट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो हम लोग को क्या करना है, वेन डायग्राम बना के इजीली सॉल्व कर देना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी ये देखो ये भी वेन डायग्राम वाला ही, लेकिन मतलब इसमें हमको प्रॉपर वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब 3 में आता है तो कर लो, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें पूछते हैं डीप में। अभी इसमें तो इसने सीधा बोला है कि क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चे हैं, उसमें से 25 स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट ओनली, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। ओके, सो मैं लिख सकती हूँ ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 60, और जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हैं, 25, और जो टेनिस खेलते हैं वो है 20, और जो दोनों खेलते हैं क्रिकेट और टेनिस वो कितने हैं, 10 लोग। तो अब मुझे चाहिए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर। अच्छा देखो, अब ये दो चीजें आती हैं इसके अंदर, एक तो ये मेरे पास सी हो गया और ये टी हो गया, एक तो आता है सी यूनियन टी, मतलब जो सभी खेल रहे हैं। ओके, सी भी खेल रहे हैं, टी भी खेल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है कुछ भी ना खेलने वाले, तो कुछ भी ना खेलने वाले वो ये वाले आते हैं, ये वाले जो बच गया ना, ये कुछ भी ना खेलने वाले हैं। तो क्या अगर मैं यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इनका यूनियन माइनस कर दूं तो ये नीदर वाले आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, सी यूनियन टी। सो सी यूनियन टी क्या होता है, सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस माइनस number of students who plays both। Okay, so NC is 25 plus 20 minus 10, so this is 45, right, minus 10, that is 35। so now we want to calculate number of students who play neither, तो अब मुझे क्या करना है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस कर दूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि दोनों नहीं, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज प्लेइंग। ओके, सो दिस इज 60 माइनस 35, सो दिस वैल्यू इज 25। सो 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। ओके, तो अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इट वाज फाउंड दैट 120 students study mathematics, 90 study physics and 70 study chemistry, 40 study mathematics and physics, 30 study physics and chemistry, and 50 study chemistry and mathematics, then 20 none of these subjects। so find the number of students who study all the 3 subjects। तो हमको वो वाले स्टूडेंट्स बताने हैं जो सभी सब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं। हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जो यूनिवर्सल सेट है, जो सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो कितने हैं, 200। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स ओनली आर 120, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स आर 90, NC is equals to 70, M intersection P is equals to 40, NP intersection C is equals to 30। this is same data as I'm writing here। so 40 students who study mathematics and physics, that means वो वाले बच्चे जो mathematics और physics दोनों पढ़ रहे हैं। okay, so intersection is for both the subjects। okay, so this is now C intersection M is, this is 50। okay, then जो तीनों पढ़ रहे हैं, no this is not तीनों वाले, ये वाले कौन से, 20 नन ऑफ दी सब्जेक्ट, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो कुछ भी नहीं पढ़ने वाले कौन से हैं,
m dash intersection p dash intersection c dash is equals to 20. ओके, सो 20 इज बेसिकली, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरे पास 3 सेट्स हैं. ओके, तो ये तो हो गया मेरे पास एम पी और सी वाला केस. अब जो नन वाले हैं ना, जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, वो ये वाले जो बच्चे हैं, तो अगर यूनिवर्सल में से मैं इन सबका यूनियन माइनस कर दूं, मैंने यूनिवर्सल लिया और यूनिवर्सल में से मैं ये माइनस कर दूं इन सबका यूनियन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, राइट. तो आई कैन से दैट एन यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी करूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज एन M union P union C is equals to 200 because NU is 200. So this is 200 minus 20 is equals to 180. So now we know that M union P union C is equals to, this value is NM plus NP plus NC minus NC intersection M minus N. This is CM is done, and then it is M intersection P. Then we are left with only C and P, I think. Yeah, C intersection P. Then plus number of students who study all the subjects. That is M intersection C intersection P. This value is equals to, this is 180, right? So now substitute all the value. So NM is equals to, this is 120. Then we have NP is equals to, this is 90 plus 70. This is 90 plus 70. Then minus their intersection is 70, 40, 30. Sorry, this is 40, 30, 50. 40 minus 30 minus 50 plus intersection, this value we have to calculate. So this is N M intersection C intersection P is equals to 180. So I can say that this whole value is 120 plus 90 plus 70 is 120 plus 90 is 210 plus 70 minus, this is 70 minus 50, that is 120 plus N of M intersection C intersection P is equals to 180. So I can say that N M intersection C intersection P is equals to 180 minus 160. So this whole calculation will be 160. So the value of M intersection C intersection P is equals to 20. That means, therefore, the number of students who study all the subjects is 20. So 20 बच्चे ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. Okay. Okay, so now let's come to the next question. In a town of 10,000 families, it was found that 40% family buy newspaper A, 20% buy newspaper B, 10% family buy newspaper C, and 5% buy A and B, 3% buy B and C, 4% buy A and C, and 2% buy all the 3 newspapers. Okay, so अगर इसका हम लोग Venn diagram बनाएं, this is A, B and C, this is my A, this is my B and this is my C. तो उसने क्या क्या बोला है, जो N यूनिवर्सल सेट है वो कितना है, 10,000 फैमिलीज का. ओके, सो नंबर ऑफ फैमिलीज हु बाय न्यूज़पेपर A is equals to 40%, NB is equals to 20%, and NC is equals to 10%. Now N of A intersection B, that is 5%. NB intersection C is equals to 3%, and A intersection C is equals to 4%, and the families who buy all the newspaper, that is A intersection, this is A intersection B intersection C is equals to, this is A intersection
B intersection C is 2%. Okay. So now we will calculate one by one. So first what we need to calculate the number of families which buy newspaper A only. Okay. So यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला है न्यूज़पेपर ए ओनली, दैट मीन्स दिस पार्ट ओनली, राइट. सो दैट मीन्स अच्छा अभी मुझे चाहिए ओनली ए वाला पार्ट. ओके. सो अगर मैं पूरे ए में से ये वाला पार्ट घटा दूं पहले, तो फिर मुझे मतलब ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा और मेरे को ये वाला पार्ट भी हटाना पड़ेगा. तो मैंने क्या लिया, एक बार मैंने ये वाला घटा दिया, एक बार ये वाला घटा दिया, वन बाय वन. अब देखो मुझे इस वाले पार्ट को सिर्फ एक ही बार हटाना है, बट यहाँ मेरे पास दो दो डॉट्स आ गए, मतलब मुझे दो बार हटाना पड़ रहा है ना, मतलब मैंने दो बार हटाया, दो बार तो नहीं हटा सकती. तो अब मैंने दो बार माइनस किया तो मुझे एक बार प्लस भी करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस आउट हो जाए, मतलब मुझे क्योंकि घटाना तो एक ही बार है ना. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, एन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली. तो वो कौन से होंगे, मैंने क्या किया ए में से ना पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी हटाया, ए इंटरसेक्शन बी बोले तो ये वाला पार्ट, ठीक है. फिर मैंने क्या हटाया, ए इंटरसेक्शन सी वाला हटा दिया, फिर मैंने ये वाला हटा दिया. बट मैंने अब ये देखा कि जो ये वाला पार्ट था मैंने दो दो बार हटा दिया, तो दो दो बार हटाया तो मुझे इसका हटाना तो भुगतना पड़ेगा ना. अब मैंने दो बार हटाया तो एक बार ऐड भी तो करना पड़ेगा, है ना. ऐसे काम नहीं चलेगा कि भाई एक ही बार, मतलब हटाना है तो मुझे एक ही बार हटाना है, दो बार नहीं हटा सकती अपनी मर्जी से. तो अब ये एक जो एक्स्ट्रा आया था घटाया तो उसको ऐड कर दो वापस, ठीक है. तो अब मुझे इन सब की वैल्यूज तो पता ही है, एक की पता है, इंटरसेक्शन की पता है, सबकी वैल्यूज पता है मुझे. तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये 40 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 2%, राइट. सो ये सब कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 33%. तो मेरे को परसेंट में तो नहीं चाहिए, मुझे तो फैमिलीज बताना है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल फैमिलीज कितनी थी, 10,000 फैमिलीज थी. तो दैट मीन्स 33% निकाल सकते हैं ना हम लोग 10,000 फैमिलीज का. तो ये कितना आ जाएगा 3,300 फैमिलीज. सो इतनी फैमिलीज हैं जो कि सिर्फ न्यूज़पेपर ए बाय करते हैं. ओके. अभी बी पार्ट में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ एबीसी. अच्छा अभी ये क्या मतलब हो गया, नन ऑफ एबीसी मतलब दिस इज नन मीन्स दिस वाला पार्ट, जस्ट अ मिनट, नन मीन्स दिस वाला पार्ट. सो दैट मीन्स अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से सेट का यूनियन घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा नन वाला पार्ट, राइट. तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल में नन वाला पार्ट चाहिए ना, तो नंबर ऑफ फैमिलीज who buy none of A, B and C. तो वो कौन से हैं, मैं क्या करूंगी यूनिवर्सल में से माइनस कर दूंगी इन तीनों का यूनियन, यही बात है ना, यूनिवर्सल में से तीनों का यूनियन माइनस कर दूंगी. तो अब मेरे को यूनिवर्सल पता है कितना है, 100% मान सकती हूँ. मतलब ये जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं वो परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम तो 100% हो सकता है ना. अभी बात आती है यूनियन की, तो यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, NA प्लस NB प्लस NC, दैट मीन्स 40 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है ना. ABC का जितना दिया हुआ है 20 प्लस 10 प्लस 40. ओके. अभी बात आती है तीनों का इंटरसेक्शन को डिफरेंस करना है, तीनों का इंटरसेक्शन का डिफरेंस, दैट मीन्स 5, 3 and 4, 5 minus 5, 3 and 4 प्लस जो तीनों में कॉमन है दैट मीन्स 2%. So this is 2% and this is 100%. So I can say that 100% minus this is 60%. So 40% are the people who buy none of the newspaper ABC. So 40% means 40% of 10,000, right? So this will be this is 4,000 people, 4,000 families. So these are the families who buy none of the newspaper A, B और C. Okay. अभी वापस से यही करना है जो हमने शुरू में क्वेश्चन किया था ना, लंबा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डिट्टो वही करना है. तो हम लोगों को क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन निकालनी है तो उसके लिए हमको
हर पार्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किसके अंदर कितने स्टूडेंट्स या कितनी कार्डिनलिटी है हर सेट में। ओके, सो अभी इसके अंदर क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलो। ओके, सो मैं सिमिलरली वही करूंगी जो मैंने उस वाले क्वेश्चन में किया था। ये मेरे पास 3 सेट्स हैं। ओके, अच्छा ये मेरे पास है फ्रेंच वाले बच्चे और ये मेरे पास है इंग्लिश वाले और कौन से बच्चे, और ये हैं साइंस संस्कृत वाले। ओके, एंड दिस इज माय यूनिवर्सल सेट यू। सो अभी कितने कितने बच्चे दिए हुए हैं, ये हमको पहले तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। ये सपोज ए है, ये सी है, ये जी है, दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। ओके, तो अब देखो मेरे को दे रखे हैं फ्रेंच वाले बच्चे, इंग्लिश वाले और संस्कृत वाले। फ्रेंच एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत। इंग्लिश फ्रेंच संस्कृत जो तीनों ही पढ़ते हैं वो कितने हैं, 3 बच्चे हैं। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच ओनली, इंग्लिश ओनली, फ्रेंच संस्कृत ओनली, इंग्लिश एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। तो मतलब हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन पूछे। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालने के लिए सब पता भी तो होना चाहिए ना कि बी की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, सी डी सबका पता होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब मैं शुरू कहाँ से करूंगी, शुरू में करूंगी ई से, क्योंकि ई क्या है, ई की इंडिविजुअल वैल्यू मुझे दी हुई है, वो क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत। तो ये वो बच्चे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो तीनों पढ़ने वाले दैट मीन्स इंग्लिश इंटरसेक्शन फ्रेंच इंटरसेक्शन संस्कृत वाले बच्चे कितने हैं, ये 3। मतलब ई की वैल्यू हमको दे दी 3। ओके, अच्छा ये डेटा लिख लेते हैं कितना दिया हुआ है। एन यू कितना दिया हुआ है, 50 बच्चे हैं। एन एफ कितना दिया हुआ है, 17 बच्चे हैं। एन ई कितना दिया हुआ है, 13 बच्चे। देन हमें क्या दिया हुआ है, एन एस संस्कृत वाले बच्चे कितने हैं, 15। देन एफ इंटरसेक्शन ई वो कितने हैं, दिस इज 9। एन ई इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू 4। एन एफ इंटरसेक्शन एस दैट इज 5। एन दिस इज एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एस दिस इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब मैं क्या करूंगी, 1 बाय 1 सबकी वैल्यू निकालूंगी, क्योंकि मुझे ई की वैल्यू पता चल गई ना। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि बी प्लस ई इसका जो सम है वो कितना होगा, एफ और ई में जो इंटरसेक्शन है दैट मीन्स दिस पार्ट, एफ और ई का इंटरसेक्शन क्या है, बी प्लस ई। सो आई कैन से दैट बी प्लस ई इज इक्वल्स टू एन एफ इंटरसेक्शन ई। और ये कितना था, एफ इंटरसेक्शन ई इज 9, दिस इज 9। और मुझे ई का वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है। ई की वैल्यू कितनी है, कितनी थी, 3 वैल्यू। सो दिस इज 3 इज इक्वल्स टू 9। सो द वैल्यू ऑफ बी इज 6। अभी मेरे पास आई बी की वैल्यू। सिमिलरली एफ प्लस ई कितना है, एफ और एस में जो कॉमन है, एफ एस इज 5। सो दिस इज एफ प्लस ई इज इक्वल्स टू कितना, एफ प्लस ई इज 5। We already know the value of E is 3. So the value of F is equals to 2. Similarly जो थर्ड वाला था जिसमें D प्लस E कॉमन था वो कितना था, D और E क्या है, मतलब दिस वन D प्लस E। जो E और S में कॉमन है, E और S में कितने हैं, 4 बच्चे हैं। So this is 4. So that means D plus 3 is equals to 4. That means D is equals to 1. ओके, तो अब मेरे पास बी एफ डी की वैल्यू तो आ गई, मतलब ये निकाल लिया मैंने, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब बचा ए सी जी। ओके, अच्छा अब मेरे को ये पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एफ दैट मीन्स फ्रेंच आर ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। तो मुझे बी ई एफ तो पता है, तो मैं एफ ई ए निकाल सकती हूँ ना। सो आई कैन राइट दैट number of students who study French are कितने people थे, this is it is 17। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 17। a की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू पता है, e की वैल्यू भी पता है मेरे को, f की वैल्यू भी पता है। तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11, 17 माइनस 11 इज 6, राइट। अभी क्या निकालना है मुझे,
अब मुझे जाना है ई पर। ई में कितने हैं? CBED। तो NE में कितने हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 13। अभी इसका सम क्या हो जाएगा? B था, E था, D प्लस C। सो दीज आर 13। B की वैल्यू है 6, E की वैल्यू भी पता है मुझे 3, D की वैल्यू भी पता है और C की वैल्यू भी नहीं पता। C की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो C कितना हो जाएगा? C की वैल्यू इज 9 प्लस 1 10, 13 माइनस 10 इज 3 ओनली। ओके, सो ये मेरे पास C की वैल्यू आ गई। अब क्या बचा? NS बचा। NS कितना था हमारे पास? 15। सो दिस इज 15। और इसमें कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूड हैं? FEDG, FDGE, F प्लस D प्लस E प्लस G इज इक्वल टू 15। अब मुझे G नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है। F की वैल्यू कितनी है? 2। D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू 1 प्लस E की वैल्यू 3 प्लस G की वैल्यू मेरे को निकालनी है। सो दिस इज 5 प्लस 6, सो G इज 15 minus 6, so I can say that the value of G is 9. ओके, तब मैंने सबकी वैल्यूज निकाल ली। अभी उसके अकॉर्डिंग मुझे अब सॉल्व करना है। अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच ओनली। सो फ्रेंच ओनली मीन्स फ्रेंच के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ता हो, फ्रेंच के अलावा कुछ भी ना पढ़ता हो। सो अब मुझे अगर खाली फ्रेंच का निकालना है, सो दैट मीन्स ये वाले लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो मिलावट है ना, इंग्लिश पढ़ने वाले भी हैं, संस्कृत पढ़ने वाले भी हैं, है ना। तो ओनली फ्रेंच वाले कौन से हुए? ए वाले सेट के। तो मुझे पता है कि जो ए की वैल्यू है, फ्रेंच वाले कौन से हैं? ओनली फ्रेंच, वो कितने हैं? ए। और ए की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 6। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 6। अगले पार्ट में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश ओनली। इंग्लिश बोले तो ओनली सी वाला पार्ट ना, और सी की वैल्यू कितनी है? 3 आई है। तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं? सी, जो कि 3 आया था। फिर उसके बाद अगला पूछा है ओनली, ओनली संस्कृत वाला पूछा होगा। तो ओनली संस्कृत वाले कौन से? ये जी वाले पार्ट के, राइट। तो जी की वैल्यू कितनी आई है? 9। सो दिस विल बी 9। ओके, अच्छा फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? इंग्लिश एंड संस्कृत, मतलब जो इंग्लिश भी पढ़ते हो और जो संस्कृत भी पढ़ते हो। तो इंग्लिश एंड संस्कृत वाले कौन से आएंगे? जस्ट अ मिनट, या सो इंग्लिश एंड संस्कृत इज दिस वन, दिस वन। इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और ये संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। तो ई प्लस डी कितना हो जाएगा? ई प्लस डी, दैट मीन्स ई एंड एस का इंटरसेक्शन। तो दोनों पढ़ रहे हैं। दोनों पढ़ने वाले कौन से हैं हमारे पास? दोनों पढ़ने वाले हैं बी प्लस ई, सॉरी डी प्लस ई। D is 1 and E is 3. So D plus E, that is 1 plus 3, that is 4. Okay. अगले पार्ट में क्या बोला है? French and Sanskrit but not English. French and Sanskrit but not English. French and Sanskrit is F plus E but English नहीं होना चाहिए, तो मतलब E को हटा दो तो खाली F बचा। तो फिफ्थ पार्ट में क्या हो गया? फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। तो कौन से वाला पार्ट था ये? एफ वाला, दैट मीन्स 2 ओनली। सिक्स पार्ट में क्या बोल रहा है? फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। फ्रेंच एंड इंग्लिश मतलब ये वाला पार्ट कॉमन, बट संस्कृत नहीं होना चाहिए, मतलब ई नहीं होना चाहिए, तो ओनली बी वाला पार्ट। सो दैट इज फ्रेंच एंड संस्कृत बट, सॉरी, फ्रेंच एंड इंग्लिश but not Sanskrit. So this is B part. The value of B is 6. Okay. अगले पार्ट में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। तो कम से कम एक तो होनी चाहिए। अभी कम से कम बोल दिया, मतलब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है। तो मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 है, तो मतलब ये पूरा जितना भी पार्ट आ रहा है ना, ये सब कुछ, ये सारा क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज वाला पार्ट। तो क्या मैं इसमें बोल सकती हूँ सेवेंथ पार्ट में एन वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। तो वन ऑफ द 3 लैंग्वेज में क्या आएगा? जितना भी था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। सो इन सभी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ए था 6, बी की वैल्यू कितनी थी? ये बी की वैल्यू इज ऑल्सो 6,
सी की वैल्यू कितनी थी, 3+1+3+2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, इट इज 9. सो इन सबका सम क्या आ जाएगा, 12+3 15 16 17 18 19 20. सो दिस विल बी 30. ओके, तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज. अभी लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, number of students who study none of the 3 languages but not French. none of the 3 language मतलब कोई भी लैंग्वेज ना पढ़ता हो, कोई भी नहीं, मतलब यूनियन तो आना ही नहीं चाहिए. तो क्या मैं यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस कर दूं, नन ऑफ द लैंग्वेज बोला मतलब नन ऑफ द लैंग्वेज, दैट मीन्स कुछ भी ना स्टडी करता, तो यूनियन में से यूनिवर्सल हटा दूं. यूनिवर्सल क्या था, ई यूनियन एफ यूनियन एस, राइट. सो यूनिवर्सल कितना था, 50 स्टूडेंट्स का, और यूनियन कितना आया मेरे पास, 30 आया. तो कितना आ गया, 20 ऐसे लोग हैं जो कोई सी भी लैंग्वेज नहीं स्टडी करते. तो आज की वीडियो में इतना ही. आज हम लोगों ने सारे लॉन्ग आंसर टाइप खत्म कर लिए.